हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। इसमें हमारा चला था चैप्टर नंबर 5 प्लेन टेबल सर्वे। तो इसमें हमने मेथड पढ़े थे प्लेन टेबलिंग के। तो उसका जो मेथड्स हम पढ़ चुके थे कौन कौन से थे? रेडिएशंस मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन मेथड। देखिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनकी लिमिटेशंस कि इस प्रत्येक विधि की क्या सीमाएँ हैं। तो देखते हैं कि देखिए, जो रेडिएशन मेथड होता है ये कब यूज़ किया जाता है, या यह विधि तब प्रयोग करते हैं जब संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र छोटा होता है कि पटल के एक ही स्टेशन से समस्त क्षेत्र नियंत्रित किए जा सके और एक ही स्थापन से समस्त लक्ष्यों को आसानी से देखा जा सके और उनकी रीडिंग ली जा सके। यह विधि सबसे परिशुद्ध है। यह बड़े पैमाने व उन मानचित्रों के लिए भी यूज़ रहती है जहाँ लक्ष्य एवं स्टेशन बिंदु गम्य एक्सेसिबल, परंतु यह विधि ब्रोकन एरियाज उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए यूज़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो असमतल क्षेत्र होते हैं उनमें जरीब मापन में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आता है इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिच्छेदन विधि। इसकी क्या लिमिटेशंस है? इस विधि द्वारा जो प्लेन टेबल सर्वे है वो करने के लिए कम से कम 2 स्टेशन बिंदुओं की आवश्यकता होती है और इस विधि में केवल आधार रेखा की ही रैखिक मापें ली जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, रैखिक माप संबंधी अशुद्धियाँ सर्वेक्षण कार्य में नहीं आती। इस विधि द्वारा कम समय में ही काफ़ी अधिक विवरण सीट पर दर्शाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा अगम्य अनएसेसिबल अर्थात जिन बिंदुओं पर पहुंचना संभव नहीं है उन्हें भी सुविधापूर्वक आलेखित कर सकते हैं। यह पटल सर्वेक्षण में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कौन सा? इंटरसेक्शन मेथड। अब पढ़ते हैं ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग क्या होता है? देखिए, आपका इस विधि का प्रयोग माला रेखा सर्वेक्षण में केवल माला रेखा बिछाने में यूज़ किया जाता है। यह विधि अपेक्षाकृत जारी है, परंतु यह विधि परिशुद्ध है क्योंकि इसमें दूरियां एवं दिशा की जांच कर सकते हैं। यह विधि उस समय अधिक उपयोगी है जब मध्यस्थ क्षेत्र बाधाओं के कारण ब्लॉक्ड हो। इस विधि में सभी स्टेशनों पर पहुंचना आवश्यक होता है, अतः सभी बिंदु एक्सेसिबल होने चाहिए। फिर है रिसेक्शन मेथड, अंतरछेदन विधि। यह विधि केवल कुछ ही संभव रेखाओं की मदद से उपकरणीय स्टेशन स्थापित करने में उपयोगी है। इसमें केवल एक ही रेखीय माप की आवश्यकता होती है। फिर आता है प्रॉब्लम्स एट्रीब्यूट टू रिसेक्शन। रिसेक्शन या अंतरछेदन मेथड से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, क्या होता है, अंतरछेदन विधि में एक ऐसे लुप्त बिंदु पर उपकरण स्थापित कर पूर्व ज्ञात स्टेशनों की तरफ दृष्टि किरणें दौड़ाई जाती हैं। ये अभिसारी रेखाएं पटल पर जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वही वांछित स्टेशन होता है, परंतु दिक् स्थापन व अन्य किसी त्रुटि के कारण ये पश्चगमन रेखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी कई बार स्टेशन बिंदु की सत्य स्थिति वो नहीं होती है। तो देखिए, अतः सत्य स्थिति ज्ञात करने स्टेशनों के आधार पर निम्न निर्धारित करते हैं। पहली है द्विबिंदु समस्या, 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स, और सेकंड है त्रिबिंदु समस्या, 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन प्लेन टेबल सर्वे। क्वेश्चंस कहीं से भी बनते हैं तो वो P2 पॉइंट प्रॉब्लम्स एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स पे आके फिक्स हो जाते हैं या फोकस रहते हैं। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम देखिए क्या होती है, पढ़ लेते हैं इसका स्टेटमेंट। चित्रण पटल के स्टेशन का सीट पर आलेखन किन्हीं 2 बिंदुओं के संदर्भ में जिनकी स्थिति ड्राइंग सीट में पर पूर्व में ज्ञात है 2 बिंदु समस्या कहलाता है। मतलब जैसे हमें स्टेशन फाइंड आउट करना होता था ना, हमें अब यहाँ पे क्या स्टेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन कोई 2 बिंदु ऑलरेडी दे रखे हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो ड्राइंग सीट पे पहले से ही अंकित है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगी हमारी क्या 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो देखिए ये कैसे जो है ये होती है। 2 बिंदु समस्या को हल करते समय दोनों पूर्व ज्ञात स्टेशनों पर उपकरण स्थापित नहीं किया जाता। ठीक, अब इसका ज़रा देख लेते हैं। माना ए व बी भूमि पर स्थित 2 बिंदु हैं। कौन सा? ए एंड बी, जिनकी स्थिति ड्राइंग सीट पर ए और बी, जैसे इस ड्राइंग सीट पर ये है ए और बी स्मॉल के अंकित है। स्टेशन सी स्मॉल के रूप में सीट पर अंकित करना है और स्टेशन जो है वो सी के रूप में हमें अंकित करना है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ये वाला सी है ना, ये इस समस्या को हल करने के लिए पटल को एक तीसरे बिंदु डी पर स्थापित करते हैं कि भूमि पर स्थित रेखा ए बी शीट पर अंकित रेखा के समानांतर हो। तब स्टेशन की स्थिति ड्राइंग सीट पर डी स्मॉल के रूप में सीट पर अंकित की जाती है। मतलब एक डी बिंदु ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि जो ए बी ये दिख रहा है ना,
वो पैरेलल हो किसके, जो हम ड्राइंग पर रेखा ए बी बनाएं उसके किसके होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए ए बी डी के अतिरिक्त एक चौथे बिंदु सी की आवश्यकता भी पड़ती है। इसकी प्रोसेस देख लेते हैं पहले। स्टेशन सी के पास एक चौथा बिंदु डी इस प्रकार लेते हैं, देखिए इन्होंने ये ले रखा है डी, इस प्रकार लेते हैं कि जहाँ से ए बी व सी दिखते हों, दृष्टिगोचर मतलब दिखते हों, और चौथा बिंदु डी का हम चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि बनने वाले कोण सी ए डी व डी बी सी अति न्यून कोण होने चाहिए। समझ रहे कौन से, सी ए डी अति न्यून कोण होने चाहिए और डी बी सी। फिर है प्लेन टेबल का स्टेशन डी पर इस प्रकार स्थापित करें कि सीट पर दर्शाई गई जो रेखा ए बी है ना, ये स्मॉल ए बी, ये पैरेलल हो जो ये वाली ए बी आपके जो ग्राउंड पर ए बी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसा पैरेलल होती है तो पटल को क्लैम्प करते हैं, मतलब कस देते हैं। एलिडेट को ए से सटाकर भूमि पर स्थित स्टेशन ए को देखते हैं, एलिडेट को ए पे रखते हैं और भूमि पर स्टेशन ए को देखते हैं और ए की ओर एक रेखा ए डी खींचते हैं, जैसे ये खींच दी, ठीक। उसके बाद क्या किया, ए बी रेखा क्षेत्र ए डी खींचते हैं, इस प्रकार एलिडेट बी से सटाकर बी से देखते हैं और फिर कौन सी रेखा खींचते हैं, इस तरह से एक रेखा नीचे की ओर खींचते हैं जो आपको बनाती है बी डी की तरफ, है ना। ए से खींची गई रेखा जो होती है वो डी पर काटती है। अब डी को साहुल की सहायता से भूमि पर स्थानांतरित करते हैं कि डी स्टेशन की बिंदु कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल डी के नीचे, जो कहा है आपका सीट पर है डी, मैदान में भी आपका डी बिल्कुल उसी डी के नीचे होना चाहिए, स्मॉल डी के नीचे बड़ा डी, ठीक। माना ये बिंदु कौन सा होता है आपका, कैपिटल डी है, डी पर खूंटी गाड़ दी जाती है, वो हमारा स्टेशन हो गया। एलिडेट को डी से सटाते हुए सी को देखते हैं और डी से सी की ओर एक रेखा डी सी वन खींचते हैं, ये वाली जो आपको दिख रही होगी, ये डी सी वन खींचते हैं। इस डी सी भूमि पर अंदाजा लगाते हुए स्टेशन सी की स्थिति दर्शाते हैं और यह स्मॉल सी हो जाती है। पटल को डी से उठाकर सी पर स्थापित करते हैं और सी स्टेशन सी के ऊपर आ जाता है, ठीक। सी स्टेशन कहाँ है, जो ड्राइंग पर है, सी बड़ा कैपिटल सी है जो भूमि पर है। पटल का क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं और बैक साइड से स्टेशन डी का लक्ष्य करते हैं, दिक् स्थापन करते हैं और क्लैम्प कर देते हैं। अभी पटल जो है वो दिक् स्थापन में नहीं है, परितः साथ है, क्यों, क्योंकि अभी इसका स्टेशन ए और बी से हमने जो दिक् स्थापन नहीं किया है। फिर क्या करते हैं, अब बिंदु ए से एलिडेट की कार्यकारी किनारे को सटाते हैं, फिर ए को लक्ष्य करते हुए एक रेखा खींचते हैं जो कौन सी मानी जाती है आपकी, डी सी वन। डी सी वन जो है ना, ये वाला डी सी वन जो किसको काटती है आपकी, डी सी वन को सी पर काटती है। एलिडेट को सी से सटाकर बी को साधते हैं और सी स्मॉल से निकलती एक रेखा सी बी डैश खींचते हैं जो डी बी रेखा को बी डैश पर काटती है। बी डैश पे देखो काट रही है, ये कौन सी रेखा को, डी बी रेखा को काट रही है, कहाँ, बी डैश पर। फिर यदि बिंदु डी पर पटल को दिक्स्थापन सही था तो यह रेखा बिंदु बी से पारित नहीं होती, परंतु यह होता नहीं है क्योंकि बिंदु डी तथा सी पर दिक्स्थापन लगभग किया जाता है। तब क्या करते हैं, रेखा डी बी का सी बी का काट बिंदु बी डैश लगाते हैं और बी डैश स्टेशन बी को दर्शाता है, परंतु ए बी रेखा का सत्यांकन है और बिंदु बी स्टेशन बी का वास्तविक स्थिति का 2 तक होता है। जो स्मॉल बी की कैप वो है दिखा रहा है जिस पे लोकेशन फील्ड पे, वो क्या दिखा रहा है आपका, कैपिटल बी दिखा रहा है। ये त्रुटि जो होती है वो दिक्स्थापन के कारण होती है, तो ये त्रुटि जो होती है वो ए बी डैश के मध्य कोण बी बनाती है और इस त्रुटि के निवारण के लिए पटल को कोण बी ए के बराबर घुमाना आता है और फिर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर ए बी डैश के साथ एलिडेट रखते हैं और इस स्थिति में सी से अधिक दूरी पर एक आरेखन आर लगाते हैं। देखिए ये इसमें आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा। फिर करते हैं, एलिडेट को रेखा ए बी के सहारे रखते हुए पटल को इस प्रकार घुमाते हैं कि आरेखन आर लक्षित हो जाए, पटल को कसते हैं, फिर ए बी रेखा ए बी के समांतर होती है। अब पटल सही स्थापन में आ गया है। तो ये क्या था, ध्यान आकर्षण वाली बात। रेखा ए बी पे ए बी डैश को ओवरलैप करने के लिए आरेखन आर को अधिक दूरी पर गाड़ना चाहिए। उपकरण स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने के लिए द्विबिंदु समस्या परिशुद्ध परिणाम नहीं देता और पटल को 2 स्टेशनों पर द्विग स्थापन करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि का महत्व जो होता है वो कम होता है। ये क्या थी आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक।
2 पॉइंट प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।